Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start class 10th history chapter nationalism in India. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने चैप्टर किए थे 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने चैप्टर में क्या रीड किया था, क्या यूरोप में जो है अलग अलग डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, उन एम्पायर्स को ख़त्म करके वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी आई, मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली फ्रांस जो है, इन सब के ब्रिटेन के बारे में वो चीज़ें हमने सब में पढ़ी। ठीक है, अब आप आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो है नेशनलिज्म कैसे आया, क्या नेशनलिज्म क्या था इंडिया में। आपको पता है कि बिफोर द 1947 क्या है, हमारा देश जो ब्रिटिश का गुलाम था, तो उस समय क्या है अलग अलग कॉलोनियल पीरियड थे। कॉलोनियल क्या होता है, जैसे अलग अलग देश टुकड़ों में बटा हुआ था, कहीं पे कोई राजा रूल करता था, मतलब लोगों की वहाँ पे कोई पर्सनल अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, किसी एक राजा ने एक राजा के अंडर आ रहा है, तो वहाँ वो जो लोग हैं उस राजा के नाम से या उस टेरिटरी में जाने जाएंगे। मान लीजिए किसी दूसरे राजा ने उसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और यहाँ पे इसको जीत कर इसको अपने अंडर कर लिया, एक ही जो एम्पायर बना लिया है, तो एक ही टेरिटरी बना लिया, तो लोगों की आइडेंटिटी फिर उस राजा, दूसरे राजा जिसने इसको जीता उसके नाम से जाने जाने लगती है। तो मीन्स क्या है, लोगों की अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। कभी किसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उस राजा की जो है वो टेरिटरी हो जाएगी, मतलब वो एक तरह से कॉलोनी में अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, तो नेशनलिज्म के चलते वहाँ पे एक आइडिया है नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अलग अलग राजा, जैसे एक राजा का राज था, उसने उसके बाद दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, फिर उसने उसको हरा दिया, जीत लिया। ठीक है, उसके बाद क्या लोगों की वो जो वहाँ के लोग थे उनको फिर दूसरे राजा के राज में से जो उनको जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, लोगों की मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो नेशन स्टेट क्या था, नेशन स्टेट क्या था, कोई एक स्टेट जिसकी जो फिक्स जो है बाउंड्री हो। ठीक है, एक फिक्स बाउंड्री हो, मतलब उस बाउंड्री के पास दूसरा देश स्टार्ट हो, मतलब उस एक फिक्स बाउंड्री हो और उसकी अपनी एक देश की एक आइडेंटिटी हो, वो हमारी थी नेशन स्टेट। तो एक आइडिया हमारे सामने आया है नेशन स्टेट का, जिसमें क्या था, हम मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ हम बोल सकते हैं अगर किसी दूसरे देश के गुलाम थे तो उस चीज़ को ख़त्म करके जो है हम वहाँ पे जो है नेशन स्टेट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इंडिया में जो है ऐसे ही हुआ। बट इंडिया में जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। बट जो नेशन स्टेट लाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या नेशनलिज्म लाने का प्रोसेस है, उसके लिए जो है एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस लोगों में होनी चाहिए। एक कॉमन आइडेंटिटी मीन्स क्या, कॉमन आइडेंटिटी मीन्स क्या है कि हम सभी जो है एक देश के नागरिक हैं और हमें किसी दूसरी शक्ति या दूसरी पावर या किसी दूसरे देश जिसने हमारे ऊपर गुलाम हमारे ऊपर राज कर रखा है, जहाँ जिसके गुलाम हैं, या किसी राजा के जिसके ऊपर जो एक डायनेस्टिक एम्पायर या मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ जो है विद्रोह करना, उनको यहाँ से भगाना, तो उसके लिए एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस जो है चाहिए होती है। ठीक है, अब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस आएगी कैसे लोगों में, जिससे क्या है न्यू सिंबल और आइकन्स एंड न्यू सॉन्ग, ये भी एक जो है वे है लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए। जैसे हम कभी भी न्यू सिंबल लाए जाते हैं, जैसे आपको अगर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको बताया था कि कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए वहाँ पे ला पैट्री और ली सिटियोन का एक जो मेथड अपनाया था, जिसमें न्यू फ्लैग होस्ट किया गया था, न्यू ओथ वर टेकन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर जो है प्रैक्टिस अपनाए थे, एक रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म किया था, वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज लाते। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लोगों में कॉमन आइडेंटिटी लाती हैं। तो इसमें एक न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स और न्यू सॉन्ग, ये न्यू सॉन्ग भी, जैसे सॉन्ग वो नहीं है कि जो पंजाबी या हिंदी गाने जो आजकल के, न्यू सॉन्ग जो देशभक्ति के, हमारे अंदर देशभक्ति, जैसे हम कभी भी कोई नारा लगाते हैं भारत माता की जय। ठीक है, तो ऐसे ही नारा लगाने से क्या है, हमारा जो लोगों के अंदर एक जो है एक इंडियन या एक भारत के प्रति जो हमारा प्रेम और भाव अंदर से उमड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही न्यू सॉन्ग, न्यू आइकन्स और न्यू सिंबल बनाएंगे, जिससे लोगों में कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस आए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कॉमन आइडेंटिटी या बिलोंगिंगनेस, न्यू सिंबल, ये कैसे इमर्ज हुए, कैसे इमर्ज, हाउ दिस कंसेप्ट इमर्ज इन इंडिया, कैसे इमर्ज हुए, इंडिया में क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, तो क्यों आए, तो मैंने आपको बता दिया कि
बिफोर 1947 से, ठीक है, हमारा देश जो था अंडर द ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंडर था। बट क्या है, उसको हमने क्या बोला गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो उनके खिलाफ हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाई। ये आपको आ सकता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके खिलाफ ये लोगों ने आवाज़ उठाई, मूवमेंट उठाई। अब क्या है, इस मूवमेंट में जो है सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे, मतलब सब लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उनके खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट रहता है, ये एक कॉमन चीज़ थी कि जो सब ने क्या है ब्रिटिश का अपोज किया। बट क्या है, जो ये चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, वो सब लोग जो है अफेक्ट्स डिफरेंटली जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो कॉलोनियल मूवमेंट्स थी, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थी ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें जो लोग थे वो अलग अलग तरह से डिफरेंटली अफेक्ट्स फ्रॉम दी ब्रिटिश लोग अलग अलग तरह से अफेक्ट थे। कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल के दौरान समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पीजेंट्स थे, पीजेंट्स किस लिए हो गए कि उनको अपनी जो ज़मीन का ज़्यादा कर देना पड़ता है, या उनकी ज़मीन के ऊपर उनको जो है ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। और बिजनेसमैन क्या थे, उनके जो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगते होंगे, ज़्यादा रेवेन्यू लगते होंगे। ट्रेडर्स क्या होंगे, उनको जो दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान करना होता है उसके ऊपर ज़्यादा उनको कर देना पड़ रहा होगा। तो ये सभी लोगों के ऊपर ब्रिटिश का जो भी उनके ऊपर नुकसान था वो अलग अलग था, ठीक है। उनके मतलब उनके इंटरेस्ट अलग अलग थे, लोगों के अफेक्ट डिफरेंटली अलग अलग तरह से अफेक्ट हो रहे थे ब्रिटिश की पॉलिसी के लिए। बट उन्होंने क्या किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला एक साथ मिलकर, सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस, मतलब सभी क्या थे, ओप्रेस थे, सभी दबे हुए थे। किसके अंदर दबे हुए थे, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के अंडर दबे हुए थे, बीइंग ओप्रेस्ड, उनके अंदर दबे हुए थे। बट जो है उनको अफेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसी से अलग अलग तरह से अफेक्ट कर रही थी, बट अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। जैसे अल्टीमेटली क्या थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ थे। बट क्यों खिलाफ थे, वो चीज़ उनके लिए अलग अलग थी कि मेरा कुछ और इंटरेस्ट हो सके, मैं किसी ब्रिटिश की किसी पॉलिसी से अलग तरह से अफेक्ट हो सकता हूँ, आप जो है अलग तरह से किसी दूसरी पॉलिसी से अफेक्ट हो सकते हैं। तो अफेक्ट जो है डिफरेंटली थे, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा इस तरह से जो है हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाई। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि कैसे हमने ब्रिटिश के खिलाफ जहाँ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे चली, कौन कौन सी मूवमेंट चली, जिसके अंडर जो है द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी मूवमेंट उन्होंने चलाई, जैसे साउथ अफ्रीका से या किसी दूसरे देश से जब इंडिया है तो उसमें सत्याग्रह किए, ठीक है। और उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई। उसके बाद नेशनल मूवमेंट हुई, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, उसमें अलग अलग ग्रुप्स ने जो पार्टिसिपेट किया। अब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या थी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या थी, महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह चलाए, जैसे सॉल्ट मार्च चलाया, कहाँ से चलाया, कैसे चलाया, क्यों चलाया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की उसमें हमने डिस्कस करना है। तो ये था आपका एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो होप ये आपको इंट्रोडक्शन जो है पार्ट समझ आ गया होगा। बाकी के जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये सब हमने नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।